Hello everyone. Today we will discuss about asymmetric synthesis. अब तक जो टॉपिक्स पढ़े थे हमने उसमें ये बिल्कुल नया टॉपिक है एसिमेट्रिक सिंथेसिस, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने बात की थी कायरलिटी की। कायरलिटी मतलब एक एनवायरनमेंट जिसमें चारों सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं अलग होंगे या फिर कायरल एनवायरनमेंट होगा। तो यदि ये कायरल एनवायरनमेंट नहीं होता है तो जो रिएक्शन जो प्रोड्यूस कर रही है एनांशियोमर वो हमेशा इक्वल अमाउंट में प्रोडक्ट देती है, डेट इज कॉल्ड अ रैसिमिक मिक्सचर, जिसमें ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं आइडेंटिकल एनर्जीज की। तो जो एनांशियोमर्स होती हैं उनकी रिएक्टिविटी जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम होती है इन द एब्सेंस ऑफ अ कायरल एजेंट। जो एनांशियोमर्स बनते हैं उनकी डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ होती हैं, पर्टिकुलरली इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे कि जो एल अमीनो एसिड्स हैं वही यूज़ किए जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से करंटली फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो है उसकी मेथडोलॉजीज़ को डेवलप किया जा रहा है। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस के मेथड्स के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे एसिमेट्रिक सिंथेसिस है क्या। तो एसिमेट्रिक सिंथेसिस जो है उसका मतलब क्या है, आप एसिमेट्री सभी जानते हैं, यानी विदाउट सिमेट्री। तो यदि हमको एक स्टीरियो आइसोमर दूसरे के प्रेफरेंस में बनाना है, मींस फॉर द प्रेफरेंशियल फॉर्मेशन ऑफ वन स्टीरियो आइसोमर ओवर द अदर, यानी चाहे हमें एनांशियोमर बनाना हो चाहे हमें डाइस्टीरियोमर बनाना हो, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को ज़्यादा, तो उस केस में या तो रिएक्टेंट या तो रिएजेंट या तो सॉल्वेंट, ये सब जो है वो प्योर एनांशियोमेरिक फॉर्म में होने चाहिए। बात आ रही है समझ में आपको कि यदि हमें प्रेफरेंशियली एक ही स्टीरियो आइसोमर बनाना है दूसरे के कंपैरिजन में, तो जो रिएक्टेंट हो या रिएजेंट हो या सॉल्वेंट हो, ये इनमें से कोई भी एक चीज़ एटलीस्ट वन शुड बी इन द प्योर एनांशियोमेरिक फॉर्म। जो कायरल एजेंट होता है चाहे वो कोई भी हो, वो एक एक्टिव पार्ट प्ले करता है रिएक्शन में और वो इंटीग्रल हो जाता है टीएस से। टीएस मीन्स ट्रांजिशन स्टेट, सो डैट दो डाइस्टीरियो आइसोमेरिक ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं और एज अ रिजल्ट एक स्टीरियो आइसोमर ज़्यादा अमाउंट में बनता है और एक स्टीरियो आइसोमर जो है वो कम अमाउंट में बनता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेलेक्टिवली एक ही स्टीरियो आइसोमर बनेगा और दूसरा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एसिमेट्रिक सिंथेसिस के लिए आपका वन agent, either it be a reactant, either it be a reagent or solvent or catalyst, it should be chiral। तो जो कायरलिटी है, जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस है, इसमें तीन मेथड्स हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन मेथड्स की। तो प्रिंसिपल कैटेगरीज जो है एसिमेट्रिक सिंथेसिस की वो तीन है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे यूज ऑफ कायरल सबस्ट्रेट्स, जिसमें आते हैं फर्स्ट जनरेशन मेथड्स। यहाँ पे एनांशियोमेरिकली प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है, चाहे वो अमीनो एसिड्स हों, स्टीरॉइड्स हों, टर्पिनॉइड्स हों, जिन्हें हम कहते हैं कायरल पूल। कायरल पूल मतलब ये एक पूल है, जैसे स्विमिंग पूल होता है वैसे ये कायरल पूल है, जिसमें ये सभी हैं, अमीनो एसिड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं, टर्पिनॉइड्स हैं। तो जो एनांशियोमेरिकली प्योर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर द एसिमेट्रिक सिंथेसिस। जैसे मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, एक मैंने एस एलेनिन लिया है और एक मैंने एस वैलिन लिया है। दोनों अमीनो एसिड्स हैं जो कि एनांशियोमेरिकली प्योर हैं। अब देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल की स्टडी करेंगे जिसमें हमने लिया है स्टीरियो सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कोलेस्टेन 3-ओन। यहाँ पे डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी दिखाई दे रही है, देखिए कैसे होगा। ये मेरा कोलेस्ट्रॉल का कोलेस्टेन 3-ओन जो मॉलिक्यूल है, यहाँ आर लिख दिया है ताकि, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए हमने इसको शॉर्टिफाई कर दिया है। इसका जो है इस पर हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे अटैक करेगा, वो रिएक्ट करेगा कीटोन ग्रुप पे। तो कीटोन जो है उस पर या तो ऊपर से करेगा या नीचे से करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली साइड जो है वहाँ पे दो एक्सियल बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली जो LiLH4 का जो हाइड्राइड है वो नीचे से अटैक करेगा प्रिफरेबली। सो द टॉप बीटा फेज इज हिंडर्ड ड्यू टू एंगुलर मिथाइल ग्रुप्स, डेट्स वाई जो अटैक है रिएजेंट का लेस हिंडर्ड साइड से होगा, यानी अल्फा फेज से होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो हाइड्रोजन है उसने नीचे से अटैक किया तो ये मोर स्टेबल हमको आइसोमर मिल गया। ओके, दूसरा जो क्रैम्प्स रूल है इसी को बताता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ यही एग्जांपल समझा रही हूँ क्योंकि क्रैम्प्स रूल जो है उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कायरल ऑक्सिलरी की। कायरल ऑक्सिलरी की बात करें, ये आते हैं सेकेंड जनरेशन मेथड्स के अंदर। जब एसिमेट्रिक सिंथेसिस होता है, जो कायरल ऑक्सिलरी होती है वो केमिकली उस ए कायरल सबस्ट्रेट से जुड़ जाती है और हमको एक कायरल इंटरमीडिएट देती है।
जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं एसिमेट्रिक सिंथेसिस की, और फाइनली क्या होता है, हमें प्रोडक्ट मिल जाता है और एट द एंड कायरल ऑक्सिलरी को हटा दिया जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो कायरल ऑक्सिलरी जो है वो एक कायरल ऑक्सिलरी जो है वो केमिकली जो हमारे एक कायरल सबस्ट्रेट उससे बॉन्ड बना लेती है और उससे हमें कायरल इंटरमीडिएट मिलता है। फिर फाइनली नंबर ऑफ रिएक्शंस होती हैं और नंबर ऑफ रिएक्शंस के बाद जो ऑक्सिलरी है वो डिक्टेट कर देती है प्रिफर्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री और एट द एंड हम उस ऑक्सिलरी को रिमूव कर देते हैं। तो देखिए, व्हाट इज कायरल ऑक्सिलरी? इट इज अ केमिकल कंपाउंड that is temporarily incorporated in order to control the stereochemical outcome of synthesis। यानी कहने का मतलब है कि कायरल ऑक्सिलरी क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है जो टेम्परेली जुड़ेगी हमारे सिस्टम के साथ ताकि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो आउटकम आने वाला है उसको कंट्रोल कर सके। ये इनेंशियोमेरिकली प्योर मॉलिक्यूल होता है और इसको हम एट द एंड आफ्टर द रिएक्शन इसको हाइड्रोलिसिस से हटा सकते हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमको एज अ सिंगल इनेंशियोमर मिल जाएगा। बेस्ट कायरल ऑक्सिलरी वो होती है जिसको हम रिसाइकिल कर सकें, तो ये हमारा ग्रीन केमिस्ट्री को भी फेवर करता है। अब इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, एल्काइलेशन ऑफ कायरल इनोलेट्स, एसिमेट्रिक अल्फा सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोक्सी एसिड्स। अब देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रोलीन लिया है, एस प्रोलीन, उसका रिडक्शन किया तो ये प्रोलीनॉल मिल गया है। ये जो है कायरल ऑक्सिलरी है जो हमारी रिएक्शन में काम आएगी। तो हमने प्रोलीन से बनाया है प्रोलीनॉल बाय द रिडक्शन यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नाउ अब देखिए, ये जो एस प्रोलीनॉल है इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CH3CH2COX। ये CH2COX जब इससे रिएक्शन करेगा तो यहाँ से ये जो H है ये निकल जाएगा और ये इससे बॉन्ड बना लेगा, ये स्ट्रक्चर बन गया इन द प्रेजेंस ऑफ LDA। ओके, LDA की प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये O- हो जाएगा। ये जो O- है इस लिथियम से बॉन्डिंग बना लेगा, तो इस तरह से ये आपका इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं CH3CH ये डबल बॉन्ड आ गया, OLI और ये बॉन्डिंग बन रही है। अब बाद में अटैक होगा आपका C4H9 आएगा। C4H9 एल्काइलेशन जो है ये टॉप फेज से होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बैकवर्ड फेज जो है, पीछे वाली फेज जो है वो आप देख सकते हैं हाईली ऑक्यूपाइड है, तो लेस हिंडर डायरेक्शन जो है फ्रंट है, इसलिए C4H9 जो है वो फ्रंट से अटैक करेगा, यानी C फेज से करेगा। अब C फेज कैसे हुई आप देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C है, ये यहाँ पे C है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये C फेज हो गई। तो C फेज से जब अटैक करेगा C4H9 तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अबव द प्लेन आ रहा है। ओके, तो लेस हिंडर्ड फेज से अटैक हो गया। फाइनली हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको 88% EE मैं आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, इनेंशियोमेरिक एक्सेस, तो 88% हमको ये कंपाउंड मिलेगा और एस प्रोलिनॉल जो है वो हमारा फिर से हमको वापस रिसाइकल हो जाएगा। इन केस यदि हम आर प्रोलिनॉल लेंगे कायरल ऑक्सिलरी के रूप में तो प्रोडक्ट हमारा एस हो जाएगा। उसको आप ट्राई कर सकते हैं, सेम हो जाएगा। जब आर प्रोलिनॉल लेंगे तो सारी कहानी चेंज हो जाएगी और उस केस में फिर आपका जो अटैक होगा वो फ्रंट से हो जाएगा, तो जो C4H9 है वो बैक से अटैक करेगा, तो यहाँ पे आर की जगह एस आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे हम यूज ऑफ कायरल रिएजेंट्स एंड कायरल कैटलिस्ट, दैट इज थर्ड जनरेशन मेथड है एसिमेट्रिक सिंथेसिस का। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो नेचुरली अकरिंग टर्पिनॉइड है हाइड्रोकार्बन अल्फापिनीन, ये कायरल कंपाउंड होता है, इसकी रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोबोरेशन कराएंगे तो हमको एल्काइल बोरेन्स मिलेंगे, मोनो आइसोपिनो कैम्फेनाइल बोरेन, इसका नाम है IPCBH2, या फिर हमको मिलेगा IPC2BH। ओके, तो जब हम अल्फापिनीन ये रहा आपका, दिस इज अल्फापिनीन, जब इसका हम हाइड्रोबोरेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ BH3 तो या तो हमको IPCBH2 मिलेगा या फिर अगेन 1 टाइम और रिएक्शन होगी तो एक और रिप्लेस हो जाएगा और IPC2BH, दिस इज IPC2BH। ओके, तो ये आपका बन गया कायरल रिएजेंट। अब ये जो कायरल रिएजेंट है ये गुड इनेंशियो सेलेक्टिव रिएजेंट होता है फॉर द हाइड्रोबोरेशन ऑफ ट्रांस एल्कीन्स, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स एंड 1 सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन्स, IPCBH2 यानी दिस वन। और जो IPC2BH है वो वर्क वेल करता है विद सिस ओलेफिन्स विद हाई इनेंशियो सिलेक्शन, यानी सिस ओलेफिन्स के साथ IPC2BH वर्क करेगा और IPCBH2 जो है वो वर्क करेगा विद ट्रांस एल्कीन्स, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स एंड 1 सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन्स। अब
आप देख सकते हैं इसमें मैंने सिस एल्कीन ली है और IPC होल्ड वाइज BH लिया है मैंने, तो आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट हमको मिल गया है और ये हमको मिला है R2-ब्यूटेनॉल मोर देन 99%। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इनएंशियस एक्टिविटी जनरेट हुई है, ये एसिमेट्रिक सिंथेसिस हुआ है, 2 प्रोडक्ट हमको नहीं मिले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कायरल रीएजेंट। इसके बाद शार्पलेस इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स भी इसी में कंसिडर होता है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 बात करी। सबसे पहले एसिमेट्रिक सिंथेसिस क्या होता है, उसके बाद उसके फर्स्ट जनरेशन मेथड, सेकंड जनरेशन मेथड, थर्ड जनरेशन मेथड। फर्स्ट जनरेशन में हमने बात करी कायरल सबस्ट्रेट की, देन हमने बात करी सेकंड जनरेशन में कायरल ऑक्सिलरी की, और थर्ड जो मेथड है थर्ड जनरेशन मेथड, उसमें हमने कायरल कैटलिस्ट और कायरल रीएजेंट की बात करी। तो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम क्रैम्प्स रूल पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट जनरेशन मेथड को एक्सप्लेन करेगा, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम शार्पलेस इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ेगा जो हमारे थर्ड जनरेशन मेथड को डिस्कस करेगा। थैंक यू।